कहते थे लड़की है शादी करा दो, पीछे रखते हैं घर पे ही पैर पकड़ के रख लेते हैं, आगे बढ़ने क्यों दिया जाए। बंद कमरे में कैमरे को पढ़ाना, चीज़ें आसान नहीं थी। जैसे जैसे क्लास लेती गई दर्द था, गला कभी सूख रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मेरे पास बहुत सारे हिट कमेंट्स आने शुरू हुए। वहीं हिम्मत टूट गई थी। 5 दिन के लिए पढ़ाना बंद कर दिया था, ये सोचकर कि अब पढ़ाऊंगी नहीं। मेरी कहानी उस एक लड़की से शुरू हुई थी। उससे जो फीस मिली थी वो 600 रुपए थी और आज लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। कहते हैं जब एक सपना टूट जाता है, वही कई सारे नई और सपनों की नींव रखता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही एक सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन शायद वो पूरा नहीं हो पाया। पर उस सपने की वजह से, जहां मुझे एमबीबीएस करनी थी, उस सपने की वजह से ही आज मैं लाखों बच्चों को पढ़ा पाई हूँ और उनमें से हजारों बच्चे सेलेक्ट करा पाई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राधिका। यूपी में अलीगढ़ से मैं बिलोंग करती हूँ और एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। जब मैं 6 क्लास में थी तो मेरा बर्थडे था और मुझे मेरी दादी से बहुत लगाव था। और उस दिन, उस जन्मदिन पर, शायद घुटने के ऑपरेशन के कारण उनको उस जन्मदिन पर मेरा साथ तो नहीं मिल पाया, वो ऑपरेशन में थी और उस दिन बहुत ज़्यादा मन हताश हुआ। वहीं पर एक सपना बना कि यार दादी आज इस कारण से अगर मुझसे दूर हुई हैं तो मैं भी डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। आदत थी मेरी कि मैं रात में पढ़ती थी, 10-11 बजे अराउंड पढ़ने बैठ जाती थी और उसके बाद सुबह 6-7 बजे तक लॉन्ग स्टडी जिसको कहते हैं वो किया करती थी, ताकि दिन में अपना सुबह सो लिया और उसके बाद घर में जो मदद मम्मी की कर सकती थी वो भी यहाँ पे मैं करती थी। नीट का जब एग्जाम का रिजल्ट आया था, सिलेक्शन जिसे कहते हैं कि क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद सीट भी अलॉट हो गई। लेकिन वो एक रात बहुत भारी थी जब सिलेक्शन तो हो गया था, पर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से शायद मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। फैमिली में पापा का बिजनेस में भी काफ़ी लॉस था। उस दिन रात में नींद भी नहीं आई थी, बहुत परेशान थी, बहुत रोई थी। लड़ाई बस अपने भगवान से थी कि आखिर ऐसा क्यों? शायद किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। पर उस दिन वो जो सपना खराब हुआ था, वो जो सपना टूटा था, तब से एक चीज़ सोच ली थी कि जो मेरे साथ हुआ है वो आगे किसी के भी साथ नहीं होगा। बट फिर इस जर्नी को आगे बढ़ाया और एक सपना जो सोचा था खुद के लिए, उसको यहीं पर कि आगे किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे किसी और बच्चे के जीवन में कभी पैसों के चक्कर में दिक्कत ना आए, उनकी शिक्षा कभी अधूरी ना रहे, उनके सपने कभी अधूरे ना रहें। और वही सोच लेकर के आगे बढ़ी और अपनी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी, वो भी सरकारी कॉलेज से जो अलीगढ़ में था। ग्रेजुएशन करी, बीएससी, उसके बाद मास्टर्स करी, वो भी अलीगढ़ के सरकारी कॉलेज से करी। मेहनत वहाँ पर भी प्रॉपर थी। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उसी दौरान दादाजी के एक मित्र थे, मेरे दादाजी भी मैथ्स पढ़ाते थे, लेक्चरार रहे हैं। उन्होंने भी खूब बच्चों को मैथ्स पढ़ाया है और एक दिन था जब उनके ही एक पढ़े हुए स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी है जो बायो पढ़ना चाहती है और उसके लिए हमें यहाँ पर कोचिंग पढ़वानी है। तो क्या आपकी जो बेटी है वो पढ़ा सकती हैं या नहीं? वहाँ से, हालाँकि मेरा कभी मन नहीं था क्योंकि मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी। बट वहाँ दादाजी ने एम्फसाइज़ किया कि नहीं, आप पढ़ाओ, आप पढ़ा सकती हो। प्रॉपर वहाँ से पहली बार शुरुआत करी कि चलिए पढ़ाते हैं और उसके लिए खुद किस तरह से उस बच्चे को कंटेंट देना है उसके ऊपर नोट्स बनाए और उस पहली लड़की को पढ़ाया था। उससे जो फीस मिली थी वो 600 रुपए थी और वहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद फिर एक बैच बना, 12 से 15 बच्चे उसके अंदर जुड़े। 11th और 12th में बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किया और उन बच्चों के साथ फिर ये जर्नी आगे बढ़ती रही। इसके बाद फिर ये एक और सपना जगा कि चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और मेहनत करते हैं। स्कूलिंग के टाइम पर एनसीसी भी थी मेरे पास और बी और सी सर्टिफिकेट दोनों मुझे वहाँ पर मिले। उसके बाद ये भी एक था कि चलिए आर्मी का भी, एसएसबी का इंटरव्यू होता है, एनसीसी एंट्री के थ्रू मैं वहाँ पर भी गई। बहुत अच्छा वो भी एक एक्सपीरियंस था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ भी फाइनल मेरिट नहीं बनी। उसके बाद ये कहानी आगे मोड़ ली। वहीं से सोचा कि अब मैं दिल्ली जाऊँगी। जब मैं दिल्ली आई थी, मेरे घर परिवार के ही लोग थे जो शायद चाहते ही नहीं थे कि लड़की है, दिल्ली क्यों भेज रहे हो? दिल्ली का नाम तो वैसे ही बदनाम है और इसमें कोई बाहर की दुनिया नहीं थी। इसमें थे मेरे घर के बुआ, ताऊ, चाचा आदि ऐसे बहुत सारे फैमिली के ही मेंबर्स थे जो कहते थे लड़की है, शादी करा दो। पीछे रखते हैं, घर पे ही पैर पकड़ के रख लेते हैं, आगे बढ़ने क्यों दिया जाए। पर शायद वहाँ अगर मेरी माँ उनसे लड़ाई नहीं करती, मेरी माँ उनको नहीं समझाती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप सबके सामने नहीं होती। मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट किया। जब दिल्ली में आई, आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती कि मैं यहाँ पर कहाँ रहूँगी? उसके लिए
एक कमरा, एक पीजी देखना बहुत बड़ा टास्क था। पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक बस इसी खोज में कि आखिरकार एक सही जगह हमें मिल जाए, जहाँ पर रह करके फिर अपनी इस जर्नी की शुरुआत की जाए। जब मैंने वहाँ पर रूम ढूँढा तो वो भी एक 10 बाय 10 का कमरा, वो भी आप कमरा नहीं कह सकते, पार्टीशन था, जहाँ पर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सिर्फ़ एक बेड था। लोग तो सुविधा ढूँढते हैं कि हमें यहाँ पर रहने के साथ-साथ किचन भी मिल जाए, प्रॉपर वॉशरूम भी मिले। एक ऐसा पीजी का छोटा-सा पार्टीशन वाला भाग, जहाँ पर सिर्फ़ एक बेड था, उतर करके आप उस लॉबी से बस निकल करके बाहर गेट तक जा सकते थे और आप अपना सामान भी एक कोने में, एक सूटकेस रख सकते हो, उससे ज़्यादा कोई स्पेस नहीं था वहाँ पे। और उसका किराया लगभग 10 से 12,000 रुपए। 10,000 रुपए मैंने उसको वहाँ पर दिए थे, 2,000 रुपए सिक्योरिटी के रहे थे। कॉमन वॉशरूम था, लगभग 12 से 15 लड़कियाँ उस एक सिंगल फ्लोर पे वहाँ रह रही थी, जो पार्टीशन वहाँ पर दिए गए थे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए भी। बस हाँ, एक पंखा चलता था और उस पंखे के नीचे अपनी पढ़ाई जो है उसको शुरू किया। जब अलग-अलग कोचिंग में पता किया कि कहाँ से तैयारी शुरू करनी है, तो बहुत महँगी-महँगी फ़ीस। अब उसके लिए भी हमें अरेंज करना था, लेकिन इतनी सेविंग्स नहीं थी। तो पहले सोचा कि चलिए कुछ एनसीईआरटीज़ लेकर के खुद से ही दोबारा पढ़ाई शुरू करी जाए और खुद ही उस कमरे पे बैठ के अपनी पढ़ाई यहाँ पर शुरू करी। जब देखा कि भाई किताबों के साथ-साथ ये सफ़र जो है कहीं न कहीं और चीज़ों की डिमांड कर रहा है कि हमें कोचिंग की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन फिर उसके बाद यहीं से एक जर्नी शुरू हुई। सोचा कि चलिए ठीक है, पढ़ाना शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जुड़ी और वहाँ पर ये सोचा कि चलिए साइंस जो है, क्योंकि साइंस स्ट्रॉन्ग थी और साइंस में ही मास्टर्स हुई थी, तो वहाँ से फिर मैंने साइंस पढ़ाना शुरू किया। जब आप ऑफ़लाइन पढ़ाते हैं, बच्चे आपके सामने होते हैं और उसके बाद आपको एक कमरा मिल जाता है जहाँ सामने एक कैमरा है और उस कैमरे के साथ आपके पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ बच्चों की जगह नंबर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कमरे में, सिर्फ़ बंद कमरे में कैमरे को पढ़ाना। चीज़ें आसान नहीं थी, बट वहाँ से शुरुआत हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद कैमरे के पीछे नहीं पता होती। लगता है बहुत आसान है, बट इतना आसान कहने के लिए ही होता है। जो स्क्रीन के सामने है वही इस बात को समझ पाता है कि लगातार खड़े रहना, आँखों में दर्द, हाथों में दर्द, यही कहानी आगे बढ़ती गई। दिल्ली तो आई थी यूपीएससी का ख्वाब लेकर के, लेकिन उसके बाद जब पढ़ाना शुरू किया, बच्चों का प्यार मिलने लगा, उनके सिलेक्शंस होने लगे, उसके बाद धीरे-धीरे करके पूरा समय यही टीचिंग में ही बीतता गया और फिर ये पूरी जर्नी टीचिंग ओरिएंटेड यहाँ पर हो गई। अब तक ऑनलाइन पढ़ाते हुए तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके थे। फिर एक दिन मन में आया कि चलिए एग्ज़ाम नज़दीक है, बच्चों के लिए एक 12 घंटे की मैराथन लिया जाए। अब वो 12 घंटे की मैराथन से 1 दिन पहले जब ये चीज़ सोची थी और उसका मैं कंटेंट तैयार कर रही थी, घबराहट हुई, नर्वस भी हुई, कभी ये लगा कि हो भी पाएँगे या नहीं, कभी लगा कि उसका कंटेंट कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं 12 घंटे के लिए जो भी मैं डेटा लेकर जा रही हूँ, जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, कहीं वो कम ना हो जाएँ। लेकिन उसके बाद फिर एक मन में ख़्याल आया कि चलिए थोड़ा कम कर देते हैं इसको, 6-10 घंटे कर लें, लेकिन नहीं। मेहनत करी उसके ऊपर पूरा और उसके बाद तो वो 12 घंटे शुरुआती दौर में तो बहुत कठिन लगे थे, लेकिन जैसे-जैसे क्लास लेती गई, दर्द था, गला कभी सूख रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और लास्ट तक वो मैराथन पूरी हुई। ये ऑनलाइन की दुनिया जितनी आसान दिखती है, उतनी होती नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाया, बहुत अच्छे से बच्चों के सिलेक्शंस भी हुए, लेकिन कई बार इतने हेट कमेंट्स भी मिल जाते हैं एक छोटी-छोटी बात पर। हमेशा बच्चे पढ़ाई करते थे और बढ़िया से सिलेक्ट हुए हैं, उस पढ़ाई पर ध्यान दिए हैं, लेकिन जब मैंने कंपनी स्विच करी, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे हेट कमेंट्स आने शुरू हुए। किसी ने कहा 5 लाख रुपए के लिए, लोगों ने अलग-अलग गाने लगा करके वीडियोज़ बनाया, किसी ने कुछ नैरेटिव सेट किया, किसी ने कुछ वीडियो यहाँ पर बनाया। बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, मेरी फैमिली को, चीज़ें हर्ट हुई। लेकिन जब ये सारे कमेंट्स आए ना, वहीं हिम्मत टूट गई थी। उस सीरीज़ को बीच में रोक दिया था, 5 दिन के लिए पढ़ाना बंद कर दिया था, ये सोचकर कि अब पढ़ाऊँगी ही नहीं। वो एक अलग ही गिल्ट था, बहुत परेशानी थी। मन में लगा कि शायद 10 साल की मेहनत आज इस एक फैसले के बाद ही खराब हो गई है। सब खत्म हो चुका है। पढ़ाना छोड़ दिया जाए और बेटर है कि चीज़ों को यहीं खत्म कर दिया जाए। क्योंकि जब आप गलत नहीं होते और तब भी आपके लिए चीज़ें गलत निकल कर के आती हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता। माँ-बाप भी परेशान थे, लेकिन फिर खुद भी सँभली, उन्हें भी सँभाला और जो गलत कर रहा था उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में केस भी दर्ज है। फिर उसके बाद उस एक लड़की की याद आई, रुचि नाम था, सबसे पहला जिसको मैंने पढ़ाया था, पहली स्टूडेंट थी मेरी। मैंने सोचा कि क्या उससे जो 600 रुपए की फ़ीस थी, वो भी पैसे के लिए पढ़ाया था मैंने उसे? शायद नहीं। तब इसलिए पढ़ाया था कि उस बच्ची को मैं अच्छे से शायद समझा पाऊँ और बढ़िया से मैं उसको बायोलॉजी कंप्लीट करा पाऊँ। वो उद्देश्य कभी था ही नहीं। और उसी थॉट के बाद लगा कि नहीं, ये फैसला शायद मेरा गलत होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इन सारी बातों से मतलब नहीं है,
जो शायद इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे। और उसी दौर में जो पिछली मेरी कई महीनों की मेहनत थी, सोचा कि अब उसको यहाँ पर आपके सामने लाया जाए। और उसी के बाद एक किताब जिस पर मैं काम बहुत पहले से कर रही थी कि आपके लिए वो कंटेंट दिया जाए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, वो किताब आप सबके सामने आई। और उस किताब को भी बच्चों ने बहुत प्यार दिया। माँ मुझसे कहा करती थी कि आपसे पैसा हो, धन-दौलत हो, सब छीना जा सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ का ये जो ज्ञान है, ये कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे कलम की जो ताकत है, वो कोई छीन नहीं सकता। और उसी बात को ध्यान रखते हुए आज भी पढ़ा रही हूँ, आगे भी पढ़ाती रहूँगी। जितना हो सकता है अच्छा बेस्ट कंटेंट बच्चों के लिए दे सकती हूँ, निरंतर उसी काम के ऊपर ये प्रयास जारी रहेगा। यही कहानी आगे बढ़ती गई। इसके बाद यूट्यूब पर ही बहुत सारे फ्री कोर्सेज़, 12-12 घंटे की मैराथन, जहाँ बिना सोचे बस एक यही उद्देश्य था कि किस तरह से फ्री रिसोर्सेज़ के माध्यम से हर उस घर तक शिक्षा पहुँचे, हर उस बच्चे तक पहुँचे जो एक्चुअली पढ़ना चाहता है, जो शायद नहीं किसी कोर्स को बाय कर सकता, किसी कोर्स को परचेज़ कर सकता है, उसके लिए फ्री में कितना कुछ यूट्यूब पर मिल सके, उसके लिए 12-12 घंटे लगातार मैराथन करी है। चाहे एक फ्लो में पैरों में दर्द हो रहा हो, गले में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, कोशिश बस एक ही थी कि ये 12 घंटे की मैराथन अगर आपसे वादा किया है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो किस तरह से मैं पूरी कर पाऊँ। और बच्चों के लिए वो मैराथन उनके प्यार से सफल भी रही। बहुत प्यार मिला, मिलियंस में आज वीडियोज़ हैं, 21 दिन 21 मैराथन हो या अलग-अलग 12-12 घंटे की वीडियोज़। और आज आप जो देख पाते हैं राधिका मैम की क्लासेस, वो उसी मेहनत के बाद जाकर के निकल कर के आई है, क्योंकि एक दिन में कोई मुकाम हासिल नहीं होता। और आज पढ़ा रही हूँ पिछले 10 सालों से, और बहुत सारे बच्चे जो हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में काफ़ी बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या पुलिस के एग्ज़ाम्स हो। मेरी कहानी उस एक लड़की से शुरू हुई थी, जिसको पढ़ाना दादाजी के कहने पर शुरू किया, और आज लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। और यही कहना चाहूँगी अपनी सारी बहनों को कि आप भी कभी किसी भी बैरियर की वजह से रुकना मत। आपके माता-पिता आप पर भरोसा कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हौसला अगर आपको मिल रहा है, आप खुद भी चाहती हो अगर कि मुझे आगे बढ़ना है, तो कभी रुकना मत, अपने सपने को पूरा ज़रूर करना। उसके लिए जितना एफर्ट्स आप डाल सकते हो, वो करना। ये मेहनत आज नहीं तो कल ज़रूर आपको रिज़ल्ट देगी। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जोश टॉक्स के इस प्लेटफ़ॉर्म को, जिन्होंने मौका दिया जहाँ पर मैं अपनी इस जर्नी को शेयर कर पाऊँ और आप सबको बता पाऊँ कि एक्चुअली ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। क्योंकि आप सब ने पढ़ाते हुए तो मुझे रोज़ देखा है, पर ये पीछे की कहानी आपको नहीं पता होगी। और इस कहानी के बाद अगर एक सिंगल बहन, भाई, मेरा जो भी यहाँ इस वीडियो को देख रहा है, सुन पा रहा है, अगर उसके जीवन में कोई बदलाव आता है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो धन्यवाद।